नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में आपको मैं पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक पॉइंट वाइज करके क्लास करवा रहा हूं, जिससे आप लोग को स्टडी करने में आसानी होगा। आज का ये 22वां क्लास है। कितना क्लास है? 22वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोर वंश के जानकारी के साधन के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट वाइज 5 पॉइंट था, जिसमें जानकारी का साधन था मोर वंश का। पांचों पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ से आप लोग जाके क्लास को कीजिए। अगर वहाँ पे भी आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और जुड़ के स्टडी अपना कंप्लीट कीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पे BSSC का भी तैयारी कर रहे, BPSC का तैयारी कर रहे, BSSC का तैयारी कर रहे, यानी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे, ठीक है, या ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे, किसी भी स्टेट का PCS का तैयारी कर रहे या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सबको कवर करेंगे। अभी फिलहाल बिहार स्पेशल का ही क्लास हम करवा रहे हैं। एक एक करके सभी क्लास को मैं सभी विषय के क्लास को करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंप्लीट अपना स्टडी कीजिए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोर वंश के जानकारी के साधन देख लिए थे। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कहते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कौन कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। कब कहते हैं? 322 ईसा पूर्व में कहते हैं। कब कहते हैं दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में कहते हैं। इनका जो शासन काल रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक किसका शासन काल रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहता है। तो इनसे संबंधित जो भी जानकारी है एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। एक एक पॉइंट वाइज आप देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा। और अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए, अपने तरीके से नोट्स बनाते चलिए। अगर नहीं बनाना चाहते, केवल आप क्लास में बने रहिए, क्लास को सुनिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सिट स्टडी पॉइंट और सिट स्टडी सेंटर, वहाँ पे हम डाल देंगे PDF, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या सृष्टि इन्फोटेक, सृष्टि इन्फोटेक करके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी हम PDF डाल देते हैं। आप लोग वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। यहाँ पे समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का दूसरा क्या नाम था? चाणक्य। और क्या था? कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? अपने गुरु की सहायता से नंद वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं घनानंद, कौन है? घनानंद, उसको क्या कहते हैं? पराजित करके 322 ईसा पूर्व में क्या कहते हैं? मौर्य वंश की अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहते हैं। कहाँ पे? मगध में किसकी स्थापना कहते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस क्या था? चंद्रगुप्त का नाम क्या था? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोपटस और एंड्रोकोपटस था। तो अगर एग्जाम में पूछते कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा क्या नाम था, तो यहाँ पे 4 नाम देख सकते हैं। एंड्रोकोटस यहाँ पे 4 गो नाम जो यहाँ पे दे रखा है, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटपस और एंड्रोकोटपस। ये जो 4 नाम है यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्या है? सेंड्रोकोटस, दूसरा एंड्रोकोटस,
कोप्टस और एंड्रोकोप्टस, ये 4 नाम थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, जो यूनानी लेखक जस्टिन प्लूटार्क, एनियानस और स्ट्रो द्वारा दिया गया था। ये जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? आपका जो यूनानी लेखक है जस्टिन चाहे प्लूटार्क, उसके जस्टिन प्लूटार्क एनियानस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, और स्ट्रो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए अर्थात सेंड्रोकोटस जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, एंड्रोकोटस प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है, और ये सभी नामों की जानकारी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के नामों के लिए प्रयोग किए गए शब्दों की जानकारी विजय लेयम जोन्स द्वारा मिलता है। तो ये जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के, जो और 4 नाम है सबकी, कौन किसको किस नाम से बुलाया है, कौन किसने क्या नाम दिया है, ये सब यहाँ पे आपको एक एक करके बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं। 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। ये जो तीनों नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटोपस, ये जो तीनों नाम है किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। किसने बताए हैं? 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बताए हैं। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में किस नाम से जाना जाता है? मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, यानी चंद्रगुप्त के जो बचपन अवस्था होता है, बचपन का जो जीवन है, उसका जानकारी क्या है? प्राप्त नहीं होती है। राज तरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? शकुनी था। राज तरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? शकुनी था। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सारथो सीधी था। क्या था? सारवथ सीधी था। चंद्रगुप्त के पिता का नाम किसके अनुसार? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सारवथ सीधी था। आगे देखते हैं दोस्तों। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य था। क्या था? पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम अलग अलग बताया जा रहा है, और उनका जो बचपन का इतिहास है उसका कोई जानकारी नहीं मिलता है। आगे देखिए। अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। जो अधिकांश इतिहासकार है चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कुल का क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य नगर का प्रमुख थे। यानी बौद्ध ग्रंथ के महावंश के टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता क्या थे? मौर्य नगर के प्रमुख थे। क्या थे? मौर्य नगर के प्रमुख थे। आगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य गर्भ में रहता है, उसी समय पिता की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? जब गर्भ में रहता है, माता के पेट में जब रहता है, उसी समय इनकी पिता की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बाद इनकी माँ लालन पालन के लिए मामा के पास भेज दिया। यानी चंद्रगुप्त की माँ ने जब चंद्रगुप्त जन्म लिए तो इनकी माँ ने क्या कि इनके मामा के पास, ठीक है, लालन पालन के लिए यानी पालने के लिए भेज देती है। मामा का क्या, कौन सा मामा का नाम रहता है? मातुल। क्या रहता है? मातुल। मुद्रा राक्षस में समालोचन धनुधीराज के अनुसार, मुद्रा राक्षस के जो समालोचन है धनुधीराज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माँ दादी का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ या दादी का नाम क्या था? मुरा था। क्या था? मुरा था, जो नंद या नंदों की एक रानी या नंद राजा की दासी थी, ये भी कहा गया है। यानी इतिहासकार क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग टिप्पणी कहते हैं।
जो भी इतिहासकार है सब अलग अलग क्या किए, टिप्पणी किए इनके बचपना अवस्था के बारे में। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के मामा पाटलिपुत्र में रहता था। चंद्रगुप्त के मामा क्या था, पाटलिपुत्र में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही क्या, तेज और प्रतिभावान थे। चंद्रगुप्त जो थे बचपन से ही क्या थे, तेज और प्रतिभावान थे। इनके मामा इसे एक शिकारी के हाथों क्या कहता है, बेच देता है। इनकी माँ क्या कहती है, लालन पालन के लिए नहीं, इनको पालने के लिए मामा के पास भेजती है, और मामा क्या कहते हैं, इनको एक शिकारी के हाथ क्या कहता है, बेच देता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त को राजा बनाने में चाणक्य की बहुत बड़ी योगदान है, भूमिका है। तो चाणक्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। इसके राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य थे। किसके राजनीतिक गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य थे। वही यहाँ पे लिखा है कि इसके राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चनक था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चनक था, जो नंद वंश के राजा के दरबार में मंत्री थे। जो क्या थे, नंद वंश के राजा के दरबार में क्या थे, ये मंत्री थे। नंद वंश की स्थापना कौन कहता है, महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। इसी नंद वंश में चनक के पिता जो चनक रहते वो क्या थे, मंत्री थे। क्या थे, मंत्री थे। इनके पिता का नाम पर ही इनका नाम चाणक्य पड़ा, यानी चाणक्य जो नाम पड़ा, इनके पिता जो चनक थे इन्हीं के नाम पे क्या पड़ता है, चाणक्य नाम पड़ता है। चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था। क्या नाम था दोस्तों, चाणक्य के पत्नी का नाम यशोमती था। आगे देखते हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावली, अजय, अदिग्ज, ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य के कितने नाम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। विष्णुगुप्त जो प्रचलित नाम है, आप फेमस नाम है, पूछ देता है कि चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चाणक्य के और किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, भारत के मैकियावली, ये भी नाम है। क्या है आपका, चाणक्य का ही नाम है कि भारत का अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का मैकियावली किसको कहा गया है, तो चाणक्य को कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों, चाणक्य को कहा गया। अजय के नाम से भी जानते हैं, और द्विज ब्राह्मण के नाम से भी किसको जानते हैं, चाणक्य को जानते हैं। चाणक्य का मूल नाम क्या था, अजय था। चाणक्य का मूल नाम क्या था दोस्तों, अजय था। आगे देखते हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने किस पुस्तक को लिखा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा है। ये एक राजनीतिक से संबंधित पुस्तिका है। ये क्या है, एक राजनीतिक से संबंधित पुस्तिका है। इसी पुस्तक में बताया गया है कि राजा को अपने प्रजा के लिए कैसा होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं चाणक्य जी, उसी पुस्तक में बताया गया कि राजा को अपने प्रजा के लिए कैसा होना चाहिए, राजा को प्रजा पर शासन कैसे करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में श्याम नारायण शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाया गया। इनके द्वारा जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा गया है 1909 ईस्वी में नारायण शास्त्री द्वारा क्या किया गया, प्रकाश में लाया गया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में 15 भाग है। कितने भाग है, 15 भाग है। 180 अध्याय है और 600 श्लोक है। 15 भाग आपका 180 अध्याय और 6000 क्या है आपका श्लोक है। किसमें, अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक प्रजा के सुख में राजा का सुख, लोक कल्याणकारी राज्य, सैन्य शक्ति में सभी वर्गों के लोग होंगे। सप्तांग सिद्धांत, जो सप्तांग सिद्धांत है वो है के बारे में विदेश नीति के लिए मंडल सिद्धांत दिया गया है, जिसकी वर्णन
या जानकारी इस पुस्तिका में मिलती है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें लिखा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। लोक कल्याणकारी क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। सैन्य शक्ति में सभी वर्गों के लोग क्या होंगे, जो सैन्य शक्ति होंगे उसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। सप्तांग सिद्धांत होंगे, क्या होंगे, सप्तांग सिद्धांत होंगे। यानी स्वाम यानी सी होगा, अमर्त्य का होगा, आठ होगा, जन्म पद का होगा, जंगा होगा, दुर्ग का है, बा कोष क्या है, मुख सेना का, शक्ति और मित्र क्या है आपका कान। इस सब के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इस सब के बारे में दिया गया। विदेश नीति के लिए मंडल सिद्धांत दिया गया है इस किताब में। इस सब की जानकारी किस में है, इस पुस्तक में है। किस में, अर्थशास्त्र पुस्तक में दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य काल के सबसे सर्वोच्च अधिकारी को तीर्थ शब्द से संबोधित किया गया है। किससे किया गया है, तीर्थ शब्द से क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। मौर्य काल के जो सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा अधिकारी था उसको क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, तीर्थ करके संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, इस पुस्तक में 18 प्रकार के तीर्थों के बारे में बताया गया है। यानी सर्वोच्च जो अधिकारी हैं उसको क्या है, 18 प्रकार के सर्वोच्च अधिकारी के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक के अनुसार 26 अध्यक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कितने अध्यक्ष के बारे में जानकारी मिलती है, 26 अध्यक्ष। जो सर्वोच्च अधिकारी है उसके 18 के बारे में जानकारी मिलती है। ये भारतीय राज व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। ये क्या है, भारतीय राज व्यवस्था पे जो अब तक की सबसे प्राचीनतम क्या है, उपलब्ध पुस्तक है। आगे देखते हैं, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो आपको बता दें कि मैकियावेली क्या है, किनका नाम है। यहाँ पे टोटल चाणक्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखिए, उसके बाद निकालो मैकियावेली, क्या निकालो मैकियावेली के बारे में भी हम लोग जानकारी जो भी है देख लेते हैं। निकालो मैकियावेली द्वारा रचित ग्रंथ पुस्तक द प्रिंस में चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र की बहुत सारी बातें मिलती है। ये जो निकाले मैकियावेली द्वारा जो रचित पुस्तक है द प्रिंस और जो चाणक्य के अर्थशास्त्र है, इन दोनों की बातें क्या है, बहुत मिलती है। दोनों किताब की बातें अधिकतर हूबहू मिलती है, अर्थात हूबहू चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र जैसी है। जो द प्रिंस पुस्तक है वो हूबहू अर्थशास्त्र जैसी, चाणक्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसी जैसी है। जिस कारण चाणक्य को क्या कहा गया, मैकियावेली कहा गया। जिस कारण चाणक्य को क्या कहा गया, मैकियावेली कहा गया। इसलिए भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। वही यहाँ पे लिखा है कि जिस कारण चाणक्य को मैकियावेली के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, ये पुस्तक 1513 ईस्वी में लिखी गई, परंतु इसके मृत्यु के बाद 1532 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। द प्रिंस पुस्तक जो है निकालो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। एक कब लिखा हुआ ये पुस्तक कब लिखा गया, 1513 ईस्वी में, लेकिन इसका मृत्यु हो जाने के बाद 1532 ईस्वी में क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया। निकालो मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस शहर के रहने वाले थे। ये जो कहा के इटली के फ्लोरेंस शहर है वहाँ के रहने वाले कौन थे, निकालो मैकियावेली थे। निकालो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी को हुआ। कब हुआ इनका जन्म हुआ था, 3 मई 1469 ईस्वी को हुआ था और 21 मई 1527 ईस्वी को क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। ये कब लिखते हैं पुस्तक, 1513 ईस्वी में लिखते हैं। इनका मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी को होता है और इनका पुस्तक जो है 1532 ईस्वी में क्या होता है, प्रकाशित होता है।
जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था उस समय मगध पर नंद वंश का शासक घनानंद का शासन काल था। यानी जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आ रहा था तो उस समय किसका शासन काल था मगध पे? नंद वंश का। और शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी घनानंद को चाणक्य इसके दरबार में देने गए। जब सिकंदर आक्रमण करने आ रहा था भारत पे तो उस समय किसका कौन से वंश का शासन था मगध पे? नंद वंश का था। और नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद था। कौन था दोस्तों? घनानंद था। और इस बात की जानकारी कि सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आ रहा है वो क्या कहते हैं, चाणक्य घनानंद के दरबार में जा गए बताने। लेकिन घनानंद ने चाणक्य को दरबार से में अपमानित करके भगा दिया। जब चाणक्य ने बताया कि घनानंद थी सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाले किसको? घनानंद को। तो घनानंद इनकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, कहते हैं कि हमको क्या बताएगा, और इनको अपमानित करके चाणक्य को क्या कहते हैं, अपमानित करके अपने दरबार से भगा देता है। कौन? घनानंद। उसके बाद देखिए चाणक्य घनानंद के दरबार से अपमानित होकर जिस रास्ते से लौट रहे थे, क्या कह रहे थे? जिस रास्ते से लौट रहे थे तब इनका नजर चंद्रगुप्त पर पड़ा। चंद्रगुप्त पे क्या पड़ा? इनका नजर पड़ा। दोस्तों यहाँ तक मैकाली के बारे में जानकारी था जो आपको बता दिए। उसके बारे में हम चंद्रगुप्त के बारे में आगे देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त को कैसे आपका विष्णुगुप्त यानी चाणक्य रास्ते में मिले और उनको वहाँ से 1000 पैसा देके क्या देके 1000 उस समय रुपया जो भी था देके जो शिकारी के हाथों बेच दिए थे इनके मामा, शिकारी से खरीद के ले जाते हैं, कैसे राजा बनाते हैं। ये रोचक कहानी है जो इसमें आप लोग बने रहिए क्लास में, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि चाणक्य क्या कहते हैं, सिकंदर जब आक्रमण करने वाला होता है भारत पे, इनको जानकारी होता है और जाते हैं बताने जाते हैं किसको? घनानंद को कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है। तो घनानंद क्या कहते हैं, अपने दरबार से अपमानित करके चाणक्य को भगा देते हैं। और चाणक्य जब दरबार से अपमानित होकर जिस रास्ते से लौट रहे थे तब इनका नजर चंद्रगुप्त पे क्या होता है? पड़ता है। जब पहली बार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देखे तब चंद्रगुप्त मौर्य नाटक खेल रहा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य पे जब नजर पड़ा चाणक्य को पहली बार तो वो क्या कह रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक खेल रहे थे। उस नाटक का नाम राजकीलम था। क्या था नाम उस नाटक का? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि चाणक्य का जब नजर पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य पे और जब वो नाटक खेल रहे थे उस नाटक का क्या नाम था? तो राजकीलम था, जिसमें वो राजा का रोल निभा रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कह रहे थे? एक राजा का रोल निभा रहे थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भारत का भविष्य दिखा। चाणक्य को क्या दिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भारत का भविष्य दिखा। जिसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी से 1000 कांस्य पर्ण, आपको बताए थे कि 1000 दे के क्या खरीदे थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य को क्या दिखता है? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भारत का भविष्य दिखता है। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से 1000 कांस्य पर्ण में खरीदते हैं। क्या कहते हैं? 1000 कांस्य पर्ण में चंद्रगुप्त मौर्य को किससे खरीदते? चाणक्य शिकारी से, जो इनके मामा ने क्या किए थे? शिकारी के हाथों से में बेच दिए थे। उसी शिकारी से क्या कहते हैं? चाणक्य खरीदते हैं 1000 कांस्य पर्ण देके किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर चले गए। चाणक्य क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कांस्य पर्ण देके शिकारी से खरीदे और उनको क्या किए? तक्षशिला लेके चले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में शिक्षा दिलाई। चाणक्य ने क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाके शिक्षा दिलाई। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा समाज की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। जब मगध के सिंहासन पे चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? बैठ के ऐसे समाज की नींव डालते हैं जो संपूर्ण भारत में क्या था? फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर
में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो साम्राज्य था पश्चिमोत्तर में क्या था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्येक शासन के अंतर्गत शामिल किया। चंद्रगुप्त ने क्या किया, पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश को जीत के प्रत्येक शासन के अंतर्गत क्या किया, शामिल किया। गिरनार अभिलेख, यानी ये अभिलेख कब का है, 1950 ईसा पूर्व का है। तो गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था, गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश का पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का क्या किया था, निर्माण करवाया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उत्तरी कर्नाटक तक अपना विजय प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, यहाँ पे गंधार होगा, क्या होगा दोस्त, गंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। ये पूरे भारत का क्या कहते हैं, ये साम्राज्य फैलाते हैं पूरे भारत में। कहाँ का, यहाँ पे देख सकते हैं, काबुल, हेरात, गंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है इनके साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। ये पूरे भारत में क्या किए थे, अपना साम्राज्य फैला चुके थे। चारों दिशाओं में साम्राज्य को फैलाकर शासन करने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये चक्रवर्ती सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, चारों दिशाओं में एक किए अपने साम्राज्य को फैला के शासन किए, जिस कारण इनको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण साहित्य और पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य और पुराणों के अनुसार क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया। अर्थात मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस, बृहत कंठ मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा जो लिखा गया है। कथा सरित सागर जो सोमदेव द्वारा लिखा गया है। और विष्णु पुराण, वायु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। ये इतने प्रतापी राजा थे जो पूरे भारत पे राज किए थे, इनको क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ये अलग अलग ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या अलग अलग बताया गया है। कोई ग्रंथ इनको शूद्र बता रहा है, कोई ग्रंथ इनको क्षत्रिय बता रहा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है और इसके ऊपर एक टीका भाष्य घुंडीराज ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो आपका विशाखा दत्त है। इस पे क्या कि एक टीका लिखा गया है। क्या लिखा गया, एक टीका किसके द्वारा लिखा गया, तो घुंडीराज के द्वारा लिखा गया, जिसमें इन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय थे जिनका नाम सौरसिद्ध था, जिसके दो पत्नियां सुनंदा और मुरा थी। एक जो क्षत्रिय थे उनका क्या नाम था, सौरसिद्ध था। किसमें भाष्य जो लिखा गया है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के ऊपर एक भाष्य लिखा गया है, किसके द्वारा, घुंडीराज के द्वारा, जिसमें क्या बता रहे थे, एक क्षत्रिय थे जिनका क्या नाम था, सौरसिद्ध था, जिसकी क्या दो पत्नियां थी, सुनंदा और मुरा। कौन कौन, सुनंदा और मुरा दो पत्नियां थी। सुनंदा से 9 पुत्र हुए, जिनमें नौ नंद कहा गया। सुनंदा से कितने पुत्र हुए, 9 को पुत्र हुए, जिसे 9 नंद कहा गया। दूसरी पत्नी मुरा थी जो शूद्र थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। 9 नंद को क्या, नंद वंश को क्या कहा जाता है,
नौनंद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो टीका घुंडी राज लिखे हैं उसमें क्या थे, एक क्षत्रिय क्या थे, एक क्षत्रिय थे जिनका क्या नाम था, शौरसिद्ध नाम था। उनके कितने पत्नी थी, 2 पत्नी थी। कौन कौन, सुनंदा और मूरा। और सुनंदा से कितने पुत्र जन्म लेते हैं, 9, जिसको नौनंद कहा जाता है। दूसरी पत्नी मूरा थी। मूरा से मूरा जो शूद्र थी, मूरा क्या थी, शूद्र थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के ऊपर घुंडी राज के द्वारा लिखे हुए टीके भाष्य के अनुसार है। ये जो मुद्रा राक्षस है उसके ऊपर जो घुंडी राज ने टीका लिखा है उसके अनुसार ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मूरा जो शूद्र थी उन्हीं का पुत्र थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां, प्रथम पत्नी दुर्धारा, दूसरी पत्नी हिलना, तीसरी पत्नी चंद्रनंदिनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी थी, 3 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी दोस्तों, 3 पत्नी थी। प्रथम पत्नी का क्या नाम था, दुर्धारा था। दूसरी पत्नी हिलना निशकुला निकेता की क्या थी, पुत्री थी। और तीसरी पत्नी कौन थी, चंद्रनंदिनी थी। दूसरी पत्नी हिलना कार्नेलिया थी, यानी हिलना का क्या नाम था, कार्नेलिया, यानी दूसरी पत्नी कौन थी, हिलना थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे, जैन धर्म के, इसलिए उनको जैन धर्म के अनुयायी कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनान इनके जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे, भाद्र बाहु थे। कौन थे, भाद्र बाहु। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, तो भद्र बाहु थे। आगे देखते हैं, यूनान के सीरिया के शासक एंटीओकस कौन थे, एंटीओकस के पुत्र के नाम क्या था, सेलूकस निकेटर था। जो यूनान के सीरिया के शासक जो थे एंटीओकस, उसके पुत्र का क्या नाम था, सेलूकस निकेटर था। एंटीओकस के मृत्यु के बाद सेलूकस निकेटर सीरिया का क्या बनता है, शासक बनता है। आगे देखते हैं, एंटीओकस के मृत्यु के बाद क्या कहता है, सेलूकस निकेटर सीरिया का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। सेलूकस निकेटर सिकंदर के साथ भारत आया था और सिकंदर का थल सेनापति था। सेलूकस निकेटर क्या था, सिकंदर का थल सेनापति था और सिकंदर के साथ क्या था, भारत आया था। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, जब ये थे भेष बदल के सिकंदर के सेना में मिल जाते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। और जो नदी पार नहीं कर पाया था सिकंदर के सेना, वो क्या एक अफवाह उड़ाए थे कि जो भी इस नदी को क्रॉस करेगा तो वो क्या होगा, श्रापित नदी है, इसी में गिर के मर जाएगा। तो सेलूकस निकेटर के बारे में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इससे संबंधित जो भी जानकारी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेलूकस निकेटर का भारत पे आक्रमण, यानी सेलूकस निकेटर क्या कहते हैं, भारत पे आक्रमण करता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर के मृत्यु के पश्चात सेलूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना। यानी सिकंदर के मृत्यु कब हो जाता है, 323 ईस्वी में। तो क्या कहते हैं, इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, सेलूकस निकेटर बनता है। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए सेलूकस निकेटर का भारत पे आक्रमण होता है कब, 305 ईसा पूर्व में। ये क्या होता है, 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर ने भूभाग भारत का जीता था उस पे उसको प्राप्त करने के लिए सेलूकस निकेटर क्या कहते हैं, आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक को पराजित कर एरिया यानी हेरात, आराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, पेरोपनिसाइडाई यानी काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की क्या कहते हैं, स्थापना कहते हैं। अर्थात सेलूकस निकेटर को और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। यानी सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त
मौर्य के बीच क्या होता है, लड़ाई होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं, जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर क्या होते हैं, हार जाते हैं। दोनों के बीच 2 साल के संघर्ष के बाद 303 ईस्वी में पूर्व क्या हुआ, संधि हुआ। दोनों के बीच के संघर्ष क्या हुआ, 305 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, समाप्त कब होता है, 303 ईस्वी। यानी 2 वर्षों तो क्या चला है, संघर्ष चला। किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या होता है, 2 वर्ष तक क्या होता है, संघर्ष चलता है। अंततः क्या होता है, 2 वर्ष बाद एक संधि होता है। संधि के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और इसके बदले 500 हाथी सिकंदर से मांगे। यानी ये जो 4 प्रांत था उसे क्या कहते, सिकंदर को सेल्यूकस निकेटर क्या कहते हैं, आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं और इसके बदले क्या कहते हैं, 500 हाथी की मांग कहते हैं। संधि होता है। संधि में क्या होता है कि संधि के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, दे देता है और इसके बदले 500 हाथी क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य प्रोवाइड कराते हैं। किसको, सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष रखा। सेल्यूकस निकेटर ने क्या कहता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह का प्रस्ताव किसके समक्ष रखता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष रखता है। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि मुझे 2 दिन का समय दो, मैं अपने गुरु चाणक्य से पूछकर बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर से 2 दिन का समय मांगते हैं अपने गुरु चाणक्य से इजाजत लेने के लिए, पूछने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के विवाह के प्रस्ताव को चाणक्य से क्या कहते हैं, बताते हैं। तो चाणक्य के द्वारा बोला गया, यानी उनके गुरु जो चाणक्य थे उनके द्वारा बोला गया कि भले तुम विवाह कर लो। वो बोले, चंद्रगुप्त मौर्य को बोले कि विवाह तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा उत्तराधिकारी प्रथम पत्नी द्विधारा के वंश ही बनेगा। यानी तुम शादी कर सकते हो हेलेना से, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उत्तराधिकारी होगा, यानी जो मगध का राजा बनेगा, जो मगध का राजा बनेगा, वो जो पहली पत्नी है द्विधारा, उसके जो वंशज होंगे, पुत्र होंगे, वही मगध के गद्दी पे बैठेंगे, हेलेना के पुत्र नहीं बैठेगा। ऐसा करके इजाजत दे देते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य। आगे देख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। सेल्यूकस निकेटर क्या कहते हैं, अपनी जो पुत्री होती है हेलेना, उसका विवाह किससे कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, जिसका साक्ष्य एपियोनस या एपियन और स्ट्रेबो के वृत्तांत विवरण से मालूम चलता है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन भी एपियोनस में किया गया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ है, लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है, उसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, एपियोनस में मिलता है। और जो सेल्यूकस निकेटर और के पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ है, उसका भी वर्णन एपियोनस में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरिज के रूप में किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह को माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर कंधार से एक राजदूत मेगस्नीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जो बहुत दिनों तक रहा था। मेगस्नीज वही है जो इंडिका लिखा है। इंडिका के रचयिता कौन है, एग्जाम में प्रश्न आता है तो मेगस्नीज है। तो मेगस्नीज किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कंधार से एक क्या कहता है, राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। आपका मेगस्नीज क्या होता है, बहुत दिनों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है। अर्थात सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्नीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त को भारतीय
इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। आपको बताया था कि चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है कि यूनानियों के गिरफ्त से क्या करवाए थे, मुक्त करवाए थे। किसको, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले क्या करवाए थे, मुक्त करवाए थे, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में क्या मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान से स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में देखिए आप लोग को एक एक सेल्यूकस निकेटर के बारे में बता दिए, चाणक्य के बारे में बता दिए। किसके बारे में, चाणक्य के बारे में बताया। निकालो मैकियावेली के बारे में बता दिए। तो जो पॉइंट था परीक्षा के व्यू से आपको एक एक करके सबके बारे में बता दिए। तो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान। ये मौर्य वंश से थोड़ा डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्लास कीजिएगा। आप मेरे एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। आप मेरे चैनल से जुड़ के क्लास कीजिएगा। तब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रश्न या आयोग कहीं से भी प्रश्न सेट करें, आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप प्रश्न अवश्य ही करके आइएगा। ये 3, 4 या 5 क्लास भले ही लगे करवाने के लिए, मौर्य वंश को हम एक एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे क्लास में जुड़िए और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कीजिए। और मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।